आज के वीडियो में हम दो स्टॉक्स एनालाइज करेंगे और ये दोनों स्टॉक्स की खासियत ये है कि इन्हें टॉप एचएनआई इन्वेस्टर्स या टॉप एस इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के उन्होंने एक तरह से खरीदा, इनमें स्टेक्स बढ़ाए हैं। राइट, सो द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्रिजैक। क्रिजैक में एबिकस जो सुनील सिंघानिया का फंड है उसने इन्वेस्ट किया है एंड करीबन 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, स्टेक्स एक तरह से लिए जून के महीने में। अराउंड 110 करोड़ हैव बीन इन्वेस्टेड बाय एबिकस विच इज लेड बाय सुनील सिंघानिया। राइट, तो थोड़ा कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। इसका स्टॉक प्राइस भी दिखा दूंगा, कुछ ज्यादा स्टॉक प्राइस में हुआ नहीं, 310 पे एक तरह से लिस्ट हुआ है और अभी 355 355 पे स्टॉक प्राइस है फिलहाल। राइट, तो थोड़ा कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है ये। राइट, सो इट्स अ बी टू बी प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एजुकेशनल काउंसलर्स एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। राइट, तो जब मैं अपना कैट का प्रेप कर रहा था, कैट का प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैं साइड बाय साइड क्वांट सिखाता था आईएमएस इंस्टीट्यूट में। राइट, तो ये करियर फोरम, करियर लॉन्चर, आईएमएस जैसे इंस्टीट्यूट्स होते थे, तो मैं आईएमएस में जाके क्वांट सिखाता था। मेरे जैसे लोग जो अन्य लोग हैं जो कैट, जैट, मैट, स्नैप ये सब प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं भी पढ़ता था और दूसरों को भी सिखाता था वहाँ पे। राइट, तो वहाँ पे कुछ ऐसे काउंसलर्स बैठे होते थे जिनके पास ये स्टूडेंट्स आते थे जिनको हायर एजुकेशन के लिए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जाना होता था। राइट, तो ये काउंसलर्स एक तरह से उनको गाइड करते थे, उनको पता रहता था कि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में क्या कोर्सेस है, कितनी इन्वेंट्री है, कितने एक तरह से भर्ती हो सकती है। एंड दे यूज टू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट विद आईएमएस इंस्टीट्यूट, दीज काउंसलर्स, एंड दे यूज टू सेंड स्टूडेंट्स आउटसाइड टू स्टडी। राइट, तो वही काम एक तरह से ये कंपनी कर रही है, बी टू बी प्लेटफॉर्म है। इसके डिमांड साइड पे यही एजुकेशनल काउंसलर्स है और एजेंट्स है। तो जैसे टिकटिंग एजेंट्स होते हैं वैसे एजुकेशनल एजेंट्स भी होते हैं जो आपको बाहर भेजते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह काम करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं वो सब आपको जानकारी देते हैं। तो एक तरह से ये एजुकेशनल एजेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएमएस इज ऑल्सो एन एजेंट ओवर हियर, काउंसलर्स होते हैं वहां पे बैठे होते हैं। सो ऑन द डिमांड साइड यू हैव ऑल दीज एजुकेशनल काउंसलर्स एंड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ दिस मार्केट प्लेस यू हैव ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। तो इस कंपनी में करीबन यूके के 90% एक तरह से यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है और इनका बिजनेस जो है टॉप लाइन को कंट्रीब्यूशन यूके का करीबन 90% है। तो एक तरह से कंट्री कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बोल सकते हैं आप इसको। राइट, तो इट इज प्रेजेंट इन 75 कंट्रीज। तो सोर्सिंग होती है, सोर्सिंग मतलब इंडिया से अगर किसी को यूएस को जाना है तो स्टूडेंट सोर्स करना पड़ता है। राइट, तो कीनिया, घाना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डेवलप्ड कंट्रीज में जाके पढ़ना होता है। तो एक तरह से सोर्सिंग लोकेशंस होते हैं और डेस्टिनेशन लोकेशंस होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का ऑपरेशंस कुछ भी नहीं है, तो कंपनी वहां पे ऑपरेशन सेटअप करने की कोशिश कर रही है, एक तरह से एजेंट्स को ऑनबोर्ड कर रही है, काउंसलर्स को ऑनबोर्ड कर रही है डिमांड साइड पे। राइट, मलेशिया, सिंगापुर में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, तो वहां पे एक तरह से बच्चों को भेजकर पढ़ाना चाहते हैं लोग। राइट, तो इस कंपनी ने करीबन 860 करोड़ का फंड रेज किया है 2 हफ्ते पहले। वैसे तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बेचे हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट पे काफ़ी कैश पड़ा है, 400 करोड़ का कैश पड़ा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी है। कोई ऐसा लोड नहीं है, बिजनेस मॉडल एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। यूनिवर्सिटीज पे करती है अपने ट्यूशन फी में से एक कट इन कंपनीज को, और ऑब्वियसली ये कंपनीज एजुकेशनल काउंसलर्स को उसमें से एक कट एक तरह से देते हैं। तो कोई कैश फ्लो वगैरह की दिक्कत नहीं है। बट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करना है, खासकर सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया में जो सोर्सिंग या फिर डेस्टिनेशन लोकेशंस है वहां पे अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है, थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग करना है, एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को। राइट, सो द हेडविंड्स दिस कंपनी इज फेसिंग राइट नाउ इज रेगुलेशंस। तो अभी यूएस में फॉर एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये हेडविंड्स दिख रहे हैं। इसलिए ये कंपनी एक तरह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है अन्य लोकेशंस में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक तरह सोर्स करके और दूसरे एक तरह से डेस्टिनेशन लोकेशंस में या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को भेज सके। तो कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल अगर आपको समझ में आया है तो नंबर्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का अराउंड 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी जो है वो 40 है एट एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ 30। राइट, तो 30 का ईपीएस ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 30 का है। एक तरह से ये जो नंबर्स है ईपीएस ग्रोथ के, प्रॉफिट के, ये इन्होंने जब आईपीओ किया था उसके प्रीवियस नंबर है, करीबन पिछले साल के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2025 के। राइट, सेल्स ग्रोथ काफी तगड़ा है इस कंपनी का, 60% का सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 साल का ईपीएस ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का नहीं, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 32% है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ 48% है, अच्छा सेल्स ग्रोथ है। राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज्यादा है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। पिछले 5 साल के भी 26% है, कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। सीएफओ टू एबिटा 0.8 है, मतलब कंपनी काफी अच्छे से कंपनी
अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में बदल पा रही है। तो जो भी इनको प्रॉफिट्स दिखाते हैं ये लोग अपने पीएनएल में, उनको कैश फ्लोज में बदल सकते हैं। इसका मतलब कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर है अपने कस्टमर्स के साथ। जो इनके कस्टमर्स है एक तरह से जिनसे पैसा निकालती है कंपनी, वो है यूनिवर्सिटीज, उनके साथ अच्छा बार्गेनिंग पावर है। तो बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसलिए आरओई जो है 49% है, आरओई 36% है पिछले 3 साल का। थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा मार पड़ी है पिछले 2-3 साल में। पहले एक तरह से उनके जो मैनेजमेंट है कह रहे थे पिछले 10 साल से वो लोग करीबन 100% ग्रोथ दे रहे थे, पिछले 2-3 सालों में करीबन वो 50% हुआ है। तो थोड़ा मार पड़ी है एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% है, राइट। तो एसेट लाइट बिजनेस है। इंडस्ट्री पी तो छोड़ दीजिए, वैसे कोई ज्यादा प्लेयर्स नहीं है इस इंडस्ट्री में। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो इसमें सारे पैरामीटर्स जो है काफी उन पे काफी खरी उतर रही है कंपनी। ग्रोथ है, बिजनेस मॉडल भी काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी डिसेंट दिख रही है। अब बस इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं एक बार। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉल में गाइडेंस दिया है कि कंपनी 30% सेल्स ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। तो इनका जो ईपीएस ग्रोथ अगले साल का FY26 का करीबन 22% दिख रहा है। अगर 22% ईपीएस ग्रोथ है तो फॉरवर्ड पी इज 30, तो करंट पी इज 40, फॉरवर्ड पी इज 30 एंड पीईजी इज 1.5। सो फॉरवर्ड पी एंड पीईजी आर फॉरवर्ड लुकिंग मेट्रिक। पीईजी इज नथिंग बट फॉरवर्ड पी डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ। तो करीबन 1.5 का पीईजी आ रहा है, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। ये B2C कंपनी नहीं है और B2B कंपनी है, इसका सेल्स ग्रोथ होता है, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है। तो मैं उसको 1.5 पीजी नहीं दूंगा। फॉरवर्ड पी थोड़ा रीजनेबल दिख रहा है। सो इफ द फॉरवर्ड पी इज नथिंग बट स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ FY26। तो फॉरवर्ड पी मुझे थोड़ा रीजनेबल दिख रहा था, इसलिए मैंने पीजी काढ़ा जस्ट काइंड ऑफ कंफर्म की। वैल्यूएशंस को एक तरह से डील करने के लिए आपको यू नीड टू काइंड ऑफ फाइंड मल्टीपल रूट्स एंड एट द एंड ऑफ द डे हमको वही कंपनीज चाहिए जिनका ईपीएस ग्रोथ तगड़ा हो और जो उनके वैल्यूएशंस कम हो, राइट। तो ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी का काफी डिसेंट लग रहा है, 22% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है। बट इसका पीजी जो है या फिर वैल्यूएशन जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है। 1.5 का इसका वैल्यूएशन। B2B कंपनी है, B2C कंपनी होती तो मैं कहता कि 1.5 पे डिसेंट वैल्यूएशन है। फॉरवर्ड पी थोड़ा कम लग रहा है बिकॉज करंट पी इज 40। सो नॉर्मली द थंब रूल इज कि अगर फॉरवर्ड पी करंट पी से कम हो तो कंपनी एक तरह से अंडर वैल्यूड है, पर मुझे नहीं लगता ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। बट एक डिसेंट कंपनी है। फिलहाल मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में डालूंगा। एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का एंड इट्स अ फेयरली डिसेंट कंपनी, मुझे अच्छी लगी ये कंपनी, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज अद्वैत इंफ्राटेक। तो अद्वैत का रिक्वेस्ट मुझे बहुत लोगों से आया, पीपल वांटेड मी टू एनालाइज अद्वैत। तो इसी बहाने एक तरह से अद्वैत का एनालिसिस हो रहा है। देयर आर मल्टीपल पीपल हु रीच्ड आउट टू मी टू एनालाइज अद्वैत। तो काफ़ी फेमस स्टॉक है और फेमस होना भी चाहिए। विजय कीडिया सिक्योरिटीज बॉट अराउंड 88,000 शेयर्स। तो करीबन 99 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है विजय केडिया साहब ने इस कंपनी में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो है इनका 66, तो बेसिकली ईपीसी कंपनी है। दो बिजनेसेस है, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है जो 66% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन को। इसमें बहुत सारे जो वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं जो टेलीकॉम टावर्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स में जाते हैं, वो एक तरह से ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेरे पास फोटोज भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तरह से ये सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जो ये टावर्स दिख रहे हैं आपको लंबे वाले यहाँ पे, वो ये एक तरह से ये जो टूल्स हैं और ऑप्टिकल फाइबर्स है, ग्राउंड वायर्स है, ये सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके इट काइंड ऑफ गेट्स इंस्टॉलेशन भी करती है, राइट। इट्स जस्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ईपीसी वर्क दैट दिस कंपनी डज एज वेल, राइट। तो ये एक बिजनेस है इनका विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 66% टू द टॉप लाइन एंड द अदर बिजनेस विच दे हैव इज द रिन्यूएबल बिजनेस। तो इसमें भी करीबन 95% जो सेल्स है वो सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन से आता है। तो जो भी ये सोलर रूफ टॉप्स लगते हैं वो एक तरह से ये कंपनी काम करती है। तो 33% इज रिन्यूएबल बिजनेस जिसमें से अराउंड 95% कम फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ व्हाट काइंड ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वर्किंग ऑन। तो इस सोलर ईपीसी
EPC प्रोजेक्ट्स हैं, एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी द क्लाइंट्स विथ विच दिस कंपनी वर्क्स। तो जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज है, उनके साथ काम करती है। बट जो भी स्टेरलाइट पावर, अडानी वगैरह, इन लोग के साथ ये काम कम करती है। न्यू इनिशिएटिव्स में इनका ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज टाइप के एक तरह से बिजनेस है, बट अभी तक वो बिजनेस से इतना पैसा आया नहीं है, राइट। तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है, करीबन 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, विच इज 2x ऑफ द करंट सेल्स। तो मैं ऑर्डर बुक कैलकुलेशन से आपको दिखा दूंगा कि क्या पी निकल रहा है, क्या ईपीएस ग्रोथ निकल रहा है, क्योंकि कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दी है एज सच, राइट। केपेक्स करीबन 72 करोड़ का केपेक्स कर रही है फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस वुड बी डन बाय इक्विटी डाइल्यूशन। तो ऑलरेडी बहुत बार इक्विटी डाइल्यूट कर चुके कंपनी, डेट वगैरह नहीं है बैलेंस शीट पे, बट इक्विटी डाइल्यूट करेगी, फिर से डाइल्यूट करेगी, राइट। वीकनेस इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क। तो ऑब्वियसली जब भी आप ईपीसी कंपनीज की बात करते हो, देयर इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, राइट। गवर्नमेंट के साथ काम करती है, जो बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करती है, तो रिसीवेबल्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिले होते हैं पेमेंट्स, राइट। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द ईपीसी सेक्टर। तो ईपीसी में बैरियर्स टू एंट्री काफी कम है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द ईपीएस सेक्टर। तो ये अद्वैत का स्टॉक प्राइस है, जो स्टॉक प्राइस टूटा था इस क्रैश में, और फट से जैसा मौका मिला एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर चलने जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि काफी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में। ये जो भी कंपनी कर रही है, इसके अर्निंग्स जो है वो काफी सही आ सकते हैं आगे जाके, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरह से एंसिलरी कंपनी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेगा ट्रेंड चल रहा है, एक मैसिव मेगा ट्रेंड चल रहा है। तो जो भी कंपनीज इस स्पेस में इनको इक्विपमेंट्स देती है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े करती है, उनका काफ़ी अच्छे एक तरह से नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अद्वैत 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी कंपनी का 71 है, ईपीएस ग्रोथ इज 33, प्रॉफिट ग्रोथ इज 42। सो इफ द ईपीएस ग्रोथ इज लेस प्रॉफिट ग्रोथ, देन ये समझना चाहिए कि कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया है। तो कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया है, 2 से 3 बार एक तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किए हैं, वारंट्स किए पिछले साल में, प्रीमियम पे किए। इसका मतलब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस आगे जाएगा। सेल्स ग्रोथ हैज बीन 91% फॉर द लास्ट 1 ईयर, विच इज फिनोमिनल। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इज 131, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल कम हुआ है, 42% पे आया। सेल्स ग्रोथ इज 55%, विच इज अगेन ग्रेट। एक कंट्री जिसका नॉमिनल सेल्स ग्रोथ करीबन, नॉमिनल ग्रोथ इंडिया का फॉर एग्जांपल 12%, 13% है, वी हैव कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 55%, सो दिस इज फिनोमिनल, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन 1% का देखने मिला, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द कॉज ऑफ वरी। सीएफओ टू एबिटा थोड़ा कमजोर है, रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है, बड़े क्लाइंट्स जो है उनके साथ बार्गेनिंग पावर कमजोर है, थोड़ा स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, थोड़ा आर्म ट्विस्ट करते हैं बड़े लोग, पैसा नहीं देते सही वक्त पे, तो वही प्रॉब्लम ये कंपनी भी फेस कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर 22% हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28%। तो फिनोमिनल नंबर्स है, 25% के एक तरह से आरओई आरओसी है, तो फिनोमिनल नंबर्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना नहीं है, कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो एक तरह से ग्रो कर रही है। तो मुझे इनका गाइडेंस नहीं मिला एक्चुअली कि कितने % से ग्रो करेगी, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेके मैंने ऑर्डर बुक को यूज करके मैंने एक तरह से पी वगैरह जो भी वैल्यूएशन मेट्रिक्स है और ग्रोथ मेट्रिक्स जो भी है ईपीएस ग्रोथ के, वो एक तरह से निकाले हैं मैंने, राइट। तो एक और अजम्पशन मैंने लिया है कि कंप्लीशन टाइम इज गोइंग टू बी 18 मंथ्स फॉर दिस ऑर्डर बुक ऑफ 800 करोड़। तो अगर ये 24 मंथ्स हो जाता है या फिर 12 मंथ्स हो जाता है, तो फिर ये पूरा मैथ्स गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है 18 मंथ्स, बिकॉज नथिंग वॉज मैंशनड ओवर देयर कि इतने महीने में ये काम होगा, राइट। टोटल शेयर्स जो है वो 1.2 करोड़ है, इक्विटी डाइल्यूट होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स विल गो अप। तो इसकी वजह से जो ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है 21% का, मुझे लगता है कि शायद वो कम हो सके यहाँ से, राइट। अगर ये कंप्लीशन टाइम 12 मंथ्स है तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है ये 30-35% होना चाहिए, और अगर ईपीएस इक्विटी डाइल्यूट होती है तो ये 20-22% पे आना चाहिए ईपीएस ग्रोथ। बट फिलहाल जो भी मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक इट इज ईपीएस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इट्स गोइंग टू बी 21%। फॉरवर्ड पी इज 59% एंड पीजी इज 2.8। तो मेरे को ये कंपनी ओवर वैल्यूड लगती है, राइट। बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में पूछा है मुझे। विजय केडिया जिस तरह इन्वेस्ट करते हैं, 2-3 चीज़ें देखते हैं वो कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में, छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा वो प्रमोटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ के इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनीज में। और तीसरी वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो एक एक कंपनी में करीबन 15-15 साल तक, कजरिया सेरामिक्स में 15 साल तक इन्वेस्ट किया था उन्होंने। तो अगर
आप अद्वैत में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है ये सॉलिड कंपनी है, ये पावर का जो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है और चलेगा अगले 3-4 साल, उससे आप पैसा बना सकते हो, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द होराइजन in which you want to invest in this company, because the valuations are a bit on a higher side, right? So this was a brief about these two companies. Please like this video if you found value in this video, and subscribe to the channel. And if you have other companies for me to analyze, please mention them in the comment box. Thank you very much for your time. Take care, guys. Bye bye.